Hello students, welcome back. Welcome to this session of class 12th chemistry and we are dealing with the third chapter that is chemical kinetics. और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से वो कारक हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हैं, यानी कौन से कारक हैं जो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई कम कर सकते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो आवर टॉपिक for today is factors affecting rate of reaction, and as you can see on screen we have 6 different factors which actually affects the rate of reaction. So these are basically the topic is factors affecting rate of reaction. तो यानी कि कौन कौन से कारक है स्टूडेंट्स जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, तो उनके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो टॉपिक हमारा आज का है वो कौन सा है, दैट इज फैक्टर्स, कारक, अफेक्टिंग मतलब जो प्रभावित करते हैं किसको, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला फैक्टर्स कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है कंसंट्रेशन, यानी कि मात्रा, यानी कि सांद्रता। अब दोनों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, है ना। यानी हम देखेंगे कि जब कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं किसी की, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, या कम करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा को, तो रिएक्शन का रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपको पता है स्टूडेंट्स जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादातर वो इंक्रीज़ ही करते हैं। तो कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो देखेंगे हम। फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे कि जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसमें बॉन्डिंग कैसी है ना। फिर सरफेस एरिया जो हम ले रहे हैं रिएक्टेंट्स के लिए, फिर रेडिएशन एक्सपोजर। तो ये हम इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला फैक्टर हमारे पास जो प्रभावित करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए क्या है, rate of reaction increases with increase in concentration of reactants and decreases with decrease in concentration of reactants। तो सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, अगर हम जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं, अगर हम उनकी कंसंट्रेशन यानी मात्रा को बढ़ा देंगे तो रेट तो अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट बनता चले जाएगा। मान ली मुझे लकड़ी को आग लगानी है, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स कौन से हैं, लकड़ी है, ऑक्सीजन है। तो जितनी ज़्यादा मैं लकड़ी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहूँगा उतनी तेज़ देर तक वो रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि रेट जो है रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है अगर रिएक्टेंट्स की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, और स्पीड कम हो जाएगी यदि रिएक्टेंट्स की मात्रा को कम कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है किसी में, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो दोनों में कि कंसंट्रेशन और जो रेट है रिएक्शन का, उस पर दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, बाय मींस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एक नियम है लॉ ऑफ मास एक्शन जो दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। किन के बीच में रिलेशन स्टूडेंट्स, कि रेट जो है वो कैसे प्रभावित होगा कंसंट्रेशन को चेंज करने पे, है ना। तो वो कैसे गवर्न होता है, दैट इज गवर्न बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। आइए अब समझते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। तो पहले तो यही समझिए स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एक ऐसा लॉ जो बताता है रिलेशनशिप, संबंध बताता है किसके बीच में, कि हाउ रेट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर the rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reacting species with each term raised to power of its numerical stoichiometric coefficient। ये किसी भी जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए तापमान पे किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कि जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की उसकी कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मान लो ए की एक मॉलिक्यूल है ए, और वो उसकी कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ए में लिखोगे तो दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी उसकी मात्रा, है ना।
विद ईच टर्म रेज टू पावर इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये हमने पहले ही पढ़ा स्टूडेंट्स कि मैंने बताया जितने नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे होते हैं वो उसकी पावर में चले जाएंगे, है ना। और बस कुछ सिंपल से एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ईच रेज टू इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब ये इसको समझते हैं क्या है ना। सपोज करो हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट है। अब देखो हमने यहाँ पे, क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है, रिएक्टेंट से ही, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स को लिया है, प्रोडक्ट को हमने सिंपल प्रोडक्ट लिख दिया है। ये हमारे भी किसी काम का नहीं है, है ना। हमें जरूरत किसकी है, रिएक्टेंट की, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि रिएक्टेंट्स की मात्रा बदलने पर रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट एक टेम्परेचर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक को डाल देंगे, बी की कंसंट्रेशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बी, ईच रेज टू पावर ऑफ इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, ए के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है स्मॉल ए और बी का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी। अब ये देखिए क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स न्यूमेरिकल पावर। इसकी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा है इसकी को पावर पे रेज कर देंगे। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। तो यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं। तो इसके हिसाब से यानी कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस रिएक्शन के लिए रेट क्या बनेगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए, कैपिटल ए रेज टू पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे ध्यान रखिए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए मल्टीप्लाइड बाय बी की कंसंट्रेशन रेज टू पावर बी। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ईच रेज टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। पावर किस पे रखनी है हमने, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्मॉल के। So what is rate of reaction? Rate of reaction is equal to small k multiplied by concentration of A raised to power small a multiplied by concentration of B raised to power small b. और ये proportionality जो constant होता है students, what is this? This proportionality constant is called rate constant and it is also called वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स के, है ना। उसके तीन नाम है हमारे पास, क्या है, रेट कांस्टेंट, दूसरा क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, और तीसरा क्या है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से लॉ ऑफ मास एक्शन को समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है ना, यानी कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद ईच टर्म रेज टू पावर ऑफ इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था, किसका लिया है हमने, एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया है, वेयर ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो किसके बराबर है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, ये पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाएंगे यहाँ पे, एंड व्हाट विल हैव, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू स्मॉल के मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू पावर स्मॉल बी। अब यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड, it is known by three different names, that is rate constant, velocity constant और specific reaction rate। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट हमारे पास देखिए, यहीं से हम लोग इसको समझेंगे भी, हम इसको डिफाइन भी करेंगे, और यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम इसी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखिए व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट, यहाँ से के देखिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स ये क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और स्क्वायर ब्रैकेट बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि ए की मात्रा और बी की मात्रा। अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को 1 कर देता हूँ, यानी ए जो है कंसंट्रेशन वो भी 1 मोल्स पर लीटर ले लिया, और बी जो है वो भी 1 मोल पर लीटर ले लिया। अब इस केस में जब मैं दोनों कंसंट्रेशन 1 कर दूंगा तो आप देखोगे जो रेट है रिएक्शन का, दैट बिकम्स इक्वल टू के,
क्योंकि ये जो फैक्टर है, ये अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन 1 ले ली तो 1 रेज़ टू पावर ए इज़ ऑल्सो 1 एंड सिमिलरली 1 रेज़ टू पावर बी इज़ ऑल्सो 1। तो ये दोनों चीज़ें 1 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेट है रिएक्शन का दैट बिकम्स इक्वल टू के, वो स्मॉल के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहीं से हम के को डिफाइन करेंगे। देखिए क्या है, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, क्या है, इन केस कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज टेकन यूनिटी, कि दोनों जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी, उनकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हमने कितनी ले ली है, 1 मोल्स पर लीटर, यूनिटी ले ली है। अब इस इक्वेशन के अंदर यही जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने क्या ले ली है स्टूडेंट्स, 1 ले ली है। अब इस केस में के यानी कि रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेट के बराबर। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, तो वो हाउ विल यू डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइन एज दी, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, मे बी डिफाइन एज दी रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of reacting species is equal to 1. What is rate constant? It is equal, rate constant is equal to the rate of the reaction when concentration of each reacting species is equal to 1. So rate constant is rate of reaction when concentration of each reacting species is equal to 1. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन की, सॉरी रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो कोई रिएक्शन है, उसके लिए हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, कुछ हमें के की वैल्यू पता चली है, तो उस के की वैल्यू को यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर आप क्या क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक तो रेट कांस्टेंट है, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि स्मॉल के की। अब इसकी वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलेगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, K इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो स्मॉल k है, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, या फिर हम इसे रिएक्शन रेट भी कह रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये माप है किसी भी रिएक्शन की स्पीड का। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k फास्टर विल बी द रेट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, वो रिएक्शन उतना ही एक्चुअल फास्ट होगा एक दिए गए हुए टेम्परेचर पे, है ना। मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक रेट हमारे पास रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्शन हैं, तो एक में जो रेट की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 100 है, और एक में जो है वो 1000 आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1000 है, 1000 है, वो रिएक्शन फास्ट स्पीड से पूरा होता है, यानी कि उसकी स्पीड, उसका रेट जो है वो हाई है, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे समझिए सेकंड पॉइंट क्या है, ईच रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू फॉर सेम रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या बताई कि हर रिएक्शन के लिए जो के होता है उसकी एक खास वैल्यू होती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि सपोज़ करो कि मेरे पास जो है किसी एक रिएक्शन पे हम स्टडी कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं के की वैल्यू जो है वो है 20, ठीक है। अब 25 डिग्री के बाद मैं सपोज़ करो मैं रिएक्शन को 35 डिग्री पे स्टडी करता हूँ, तो अब 35 डिग्री पे जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ और होगी, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हर रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू होती है एक दिए गए टेम्परेचर पे वो डेफिनेट होती है, बट अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रेशर और वॉल्यूम। अब देखो जो रेट कांस्टेंट होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी अमाउंट ली है। अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन, सपोज करो मेरे पास ए रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है A + B और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ए की चाहे मैं ए का सपोज करो शुरू में ए का भी 1 ग्राम लेता हूँ और बी का भी 1 ग्राम लेता हूँ, यानी मैं दोनों के 1-1 ग्राम ले लिए। अब मैं इसके लिए अगर रेट कांस्टेंट निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी x। अब मैं थोड़ी देर बाद एक फिर से वही रिएक्शन करता हूँ, लेकिन अब मैं A 10 ग्राम लेता हूँ, B भी 10 ग्राम लेता हूँ। तो ध्यान रखिए मैंने अमाउंट चेंज कर दी, मात्रा मैंने बढ़ा दी है, कंसंट्रेशन। इस केस में क्या होगा, अब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने रिएक्टेंट स्पीशीज़ की कितनी कंसंट्रेशन ली है, या आप किस प्रेशर पे उनको स्टडी कर रहे हैं, या आप किस वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की। ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसका के की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अलग अलग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, नॉट टेम्परेचर स्टूडेंट्स, यानी कि अलग अलग मात्रा अगर आप लेंगे, अलग अलग प्रेशर आप लेंगे और अलग अलग वॉल्यूम लेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज़ का, तो के की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना।
चौथा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास, चौथा क्या है, यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी जो रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट्स होती हैं, है ना, वो डिपेंड करेंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ऑर्डर हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो के की जो यूनिट्स होंगी वो अलग अलग होंगी और वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फाइनली फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट डिनोटेड एज के एफ एंड के बी। यहाँ पर ये भी बताया गया कि सपोज करो कोई रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है, तो उस केस में हमारे पास रेट कांस्टेंट जो होंगे वो दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, के एफ, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, के बी। के एफ का मतलब के जो है वो रेट कांस्टेंट है और एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सिमिलरली के बी, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और बी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी रेट कांस्टेंट की, और उसको हम रेट कांस्टेंट कैसे डेजिग्नेट करते हैं, के एफ एंड के बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या थे, दिस वॉज अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के को बड़ी फ्रीक्वेंटली हम लोग फास्ट तरीके से देखते हैं। तो के हमारे पास क्या है, दोबारा से के जो है वो मेजर है रेट ऑफ रिएक्शन का। सिंपल इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, है ना। दूसरा क्या है, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू जो है वो डेफिनेट होती है एक टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर के जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे, किसके, रिएक्टिंग स्पीशीज़ के। यानी कि जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन में यदि आप चेंज करेंगे या प्रेशर में चेंज करेंगे, वॉल्यूम भी चेंज कर लेंगे यदि, तो भी आपके के की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप एक ही रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। और चौथा क्या है कि यूनिट्स जो होते हैं के यानी रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप कौन से ऑर्डर के रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ऑर्डर अलग अलग होते हैं, वो हम आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है। और फाइनली हमारे पास यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डिफरेंट होंगे, और इसमें हम के एफ लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, और के बी लिखेंगे बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। वहाँ से हमने के यानी वेलोसिटी कांस्टेंट को समझा, रेट कांस्टेंट को समझा, और फिर हमने रेट कांस्टेंट को डिफाइन भी किया, और फिर हम बात की हमने कि के की वैल्यू से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रेट कांस्टेंट के। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।